कल लास्ट कौन सा हुआ था जरा बताना पेपर से क्वेश्चन 20 यस सर 20 हुआ था 21 आज थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि दो पेपर तो ये मॉक टेस्ट के इन्होंने सीए वालों ने दिए हैं तो वो तो देखें आज कोशिश करें करने की दूसरा भी हो जाए खत्म तो बात बन जाए। कर देते हैं शुरू, जो लेट आएगा तो देखेगा है। 21 क्या टाइम खराब क्यों करा जाए। 21 ठीक है। आज ये जो क्वेश्चन है इनमें थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता ही दूंगा आपको। कभी कभी बहुत टाइम बच जाता है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही होता है एक शॉर्टकट। और ठीक है देखते रहना, लेकिन समझदारी से लगाना। पहले तो आप क्वेश्चन पर ध्यान लगाओ सारे। ठीक है, और थोड़ा सा ना देखो गिनती की क्लासें बची हुई हैं। आप अकाउंट्स का आपका पहला पेपर आपने मान लो करा सर 2 दिन बचे, आप तो अकाउंट्स पढ़ेंगे, पढ़ो, कोई नहीं मना कर रहा, बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए। 1 घंटे की मैथ्स की क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 घंटे की क्लास में क्या पेपर करा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, तो कई चीजें उसमें बताऊंगा, तो वो 1 घंटे की क्लास मत छूटने दो, वो प्रैक्टिस जरूर कर लो। ठीक है। 21 2000 इन इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर एनम। बोलता है 2000 हर महीने के एंड में डिपॉजिट किया जाता है। अच्छा, हर महीने के एंड में डिपॉजिट कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, एन्युटी है, एंड में कर रहे हो 2000 2000। ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है भैया, रेगुलर एन्युटी भी कहते थे इसे। खैर, फिर वो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं करेक्शन होती है सीए के मॉक टेस्ट में, कभी कभी हल्की सी होती है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। देखो साइलेंट केस में आपको पता है 6% रेट साल का होता है साइलेंट केस में, उसके बाद कंपाउंडेड मंथली कह रहा है, लेकिन यहाँ तो मिस है। देखो 6% पर एनम होना ही चाहिए था ना, पर जब लिख दिया तो 6% पर एनम, और ना कहता तो साल का ही होता है, लेकिन वो कह रहा है भाई मंथली कैलकुलेशन है, और मंथली होगी जब आप महीने महीने बाद एन्युटी दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए। मतलब आप जब सारी चीजें समझते ही हो ना, तो गलती बस इस पर होगी कि कंपाउंडेड मंथली हाफ ईयरली क्वार्टरली कैलकुलेशन करनी थी, तो या तो हमने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पे ध्यान नहीं लगाया इस कन्वर्जन का, या रेट को एडजस्ट नहीं किया। ये घोटाला आप में से कोई भी कितना भी अच्छा बच्चा कर सकता है, ध्यान देना। रेट सर 6% पर एनम है, महीने महीने की इंस्टॉलमेंट है। पूछ क्या रहा है एक बारी फ्यूचर प्रेजेंट वो भी देख लेते हैं। सामने से बोल दिया फ्यूचर वैल्यू बता दो 10 पेमेंट की। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ए इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है भैया, लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ कि बस रेट स्किप ना हो जाए आपसे। रेट साल का है, महीने की पेमेंट है, तो महीने का बनाओ ना भाई, 12 से डिवाइड करो ना, तो हाफ परसेंट आएगा, और परसेंटेज में वो 100 फैक्टर हटाओगे तो ये 0.005 आ जाएगा। ठीक है भैया, 0.005। अरे हाफ का मतलब 0.5 होता है, 100 से डिवाइड कर लो, 0.005 आ जाएगा। तो ये है आपका आई फैक्टर। आई फैक्टर आ गया। अब आप आंसर कर सकते हो। 10 इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। समझता है तो बोलना। एनईटी 2000 की है, 1.005 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.005। ठीक है भैया, 1 मिनट रुकेंगे आप। ये चलो थोड़ी देर में बताता हूँ, एक शॉर्टकट है अभी तो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो लगा ही नहीं सकते, तो बताऊं क्या। ठीक है भैया, कर दो कैलकुलेशन, कर दो कैलकुलेशन, जिसका आंसर आ जाए तो बोल देना भाई क्या आ गया जरा। देखें कौन पहले बोलने जा रहा है। ऑप्शन दिखा दीजिए एक बार। 20,456 रुपए। ठीक है, मेरे पास तो आया 0.5 पैसे। ठीक है, ये ऑप्शन। ठीक है, ए पार्ट लग रहा है, बाकी बताना ए ही है, ए ही है, सोचने की बात ही नहीं है। मतलब कैलकुलेशन भी नहीं करनी चाहिए था सच्ची बताऊं तो, आंसर सीधा अगर ऑप्शन देख लेते ना ए पे वैसे मार्क कर देना था। एक बारी बताना भाई जिन्होंने निकाला 20,456 आया। हाँ है ना, वही आया ना, तो उसके नियरेस्ट ही मिल रहा है हमें। ठीक है, 1 मिनट देख लो, और कभी कभी यार टाइम बचता है तो बचा लेना, 1 मिनट सोचना। रेट ऑफ इंटरेस्ट साल की तुम्हारी 6% है,
महीना महीना दे रहे हो तुम, तो महीने की तो आधा परसेंट है, मतलब बहुत कम हो गई। अब 2000 10 बारी देंगे तो 2000 10 बारी 20,000 वो हो गए, उसका ब्याज कुछ कम ही बनेगा आधे परसेंट से, महीने का आधा परसेंट कितना बन जाएगा, मतलब 20,000 का 50,000 तो नहीं हो जाएगा, बाकी सारे 50,000 है। 2000 10 बारी 20,000, तो आधा परसेंट से 440 रुपए इंटरेस्ट बना होगा भाई जोड़ जाड़ के। तो अगर ये फील भी कभी काम कर जाए और तुम कंफर्म हो उस बात पे, तो मार्क कर सकते हो आप। ठीक है भैया, तो ए पार्ट। नेक्स्ट 22, पेपरों में कमी नहीं छोड़नी है, मैं ये कह रहा हूं फिर से। ठीक है भैया, पेपर 10 मतलब कि मैथ्स, मैंने आपको मैथ्स कराया ना, 40 ही तो क्वेश्चन है, 5 घंटे लग के बैठ जाओगे ना, 5-6 पेपर काफी है, ये 5-6 पेपर, 3-4 तो मैं भी करा दूंगा। ठीक है भैया, वो कर लो आप, तो काफी सही आउटपुट आ जाएगा आपका। इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 6% पर एनम, ध्यान से सुनो, बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट किसी मनी पे, किसी प्रिंसिपल पे 6% रेट से, 6% का आई बनाओगे 0.06 आएगा। पीआईटी होता है ना, एसआई का फॉर्मूला याद कर लेना, पीआईटी, अगर आर को आप आई में कन्वर्ट कर रहे हो तो। ठीक है सर, ये सिंपल इंटरेस्ट है किसी प्रिंसिपल पे, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, किसी दूसरे सिंपल इंटरेस्ट पे जो कि किसी दूसरे प्रिंसिपल पे 9 साल का 5% से है। तो ये किसी दूसरे प्रिंसिपल पे 9 साल का 5% आई फैक्टर 0.05 हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल पे इस रेट से इतने टाइम का इंटरेस्ट, सेकंड प्रिंसिपल पे इस टाइम का इस रेट से इंटरेस्ट के डबल के इक्वल है। ठीक है भैया, यही कहा है ना उसने, बोलता है दोनों प्रिंसिपल की रेशियो बता दो, अब आपके लिए आसान है। अच्छा जरूरी नहीं है हर जगह ना ये हमें मतलब 100 को आर को आई बनाना ही चाहिए, बेकार में डेसिमल में सोचते रहोगे, कैलकुलेटर चलाओगे, वैसे ही काम नहीं खत्म हो रहा। तो 6% को 6/100 5/100 ही लिख लो, जरूरत के हिसाब से काम कर लेना चाहिए। रेशो पूछिए, रेशो आप हमेशा ध्यान रखना, मान लो इसकी रेशो मेरी 7:15 आनी है, तो 15:7 भी पक्का देगा वो, और कहीं आप रिवर्स रेशो निकाल गए, आपका क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत हो गई। जिस ऑर्डर में उसने, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन कहा है उसी ऑर्डर में रेशो निकालनी है। मतलब पहला प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल का इंटरेस्ट का रिलेशन है ना, तो पहला और दूसरा इसी ऑर्डर में रेशो चाहिए, उल्टी मत निकाल देना। ठीक है भैया, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है, 2 से 2 कट हो गया, ये आपका 15, 5 3 15 अपॉन 7, 15:7 यानी सी पार्ट आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। 13, नेक्स्ट जो भी है 23, इन व्हाट टाइम, टाइम आना चाहिए ना बीच में, इन व्हाट टाइम विल बी द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6.25% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में से कोई मनी कितने टाइम में इस रेट से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू किसी पैसे का पी है, तो कितने टाइम में वो डबल हो जाएगा, 2p हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू है आपका। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में जल्दबाजी में फॉर्मूला गलत जज मत कर जाना, किसी से भी हो जाता है ये काम। ठीक है सर, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यही तो फ्यूचर वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला था, जिसमें हम पी कॉमन ले लेते थे, तो ये ऐसे था ये फॉर्मूला। मेरी फ्यूचर वैल्यू डबल हो जानी चाहिए, 2p हो जानी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू p मैंने मान ली है, रेट 6.25% आई में कन्वर्ट करोगे 0.0625 है, टाइम बच गया। बैलेंस करना, और 2 वेरिएबल इक्वेशन नहीं, आप समझते हो p से p कट हो गया है, ये 2 - 1 1 हो गया है, 1 = 0.0625 इंटू टी। ठीक है, कैलकुलेटर चला लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 16 ईयर, यानी डी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, what will be the population after 3 years when present population 25,000, present population initial population 25,000 है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट 3% पर ईयर है। लेकिन देखो क्वेश्चन थोड़ा सा, हर साल ना अलग अलग रेट से बढ़ रही है, पहले साल 3% रेट से बढ़ रही है, दूसरा साल, सिर्फ दूसरे साल की बात है, 4% से बढ़ रही है,
तीसरा साल, ये काफी भैया, ये मैंने मतलब कि जितने सालों के भी पेपर सारे प्रीवियस ईयर के देखे ना, उसमें ए टाइप चल ही रहा है हर पेपर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुन लेना। पहले साल का इंक्रीमेंट रेट अलग, दूसरे साल का अलग, तीसरे साल का अलग, 3 साल बाद बताओ क्या। तो इसका फॉर्मूला ना आप ऐसे समझो, आप कंपाउंडेड बढ़ती है पॉपुलेशन, जो लोग पैदा होते हैं वो और पैदा करते हैं, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा कंसेप्ट। तो कंपाउंडेड में फ्यूचर वैल्यू का तो ये फॉर्मूला है, लेकिन हर साल आपको पता है रेट ऑफ इंक्रीमेंट एक ही होता है आपका, उसके लिए फॉर्मूला हमारा सेट है। लेकिन यहाँ तो हर साल बदलता जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे सेट होगा, सोचना एक बारी। मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल ओरिजिनल पॉपुलेशन 25,000, एक बारी कंसेप्चुअल पकड़ना है इसे। ठीक है, 1 प्लस पहले साल का रेट 3% है, यानी आई फैक्टर 0.03 है, तो मैंने एक साल डाल दिया, पावर टाइम एक साल डाल दिया। तो ये जैसे ये फॉर्मूला डाला ना, तो ये पी एक साल बाद क्या हो गया, ये वाला वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये वाला वैल्यू आ गया। अब अगले साल ये 4% से बढ़ेंगे, तो अब अगले साल की आपको ग्रोथ इसमें ऐड करके सेकेंड ईयर के एंड पे क्या पॉपुलेशन होगी निकालनी है। तो यहां बैठ के आप देखोगे तो इस सेकेंड ईयर के एंड पे पी वैल्यू आपकी ये वाली है जो फर्स्ट के एंड पे थी, ये अब आपका पी हो चुका है। यहां वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका पी हो चुका है, ध्यान देना, ये प्रिंसिपल है। तो इस पूरे को प्रिंसिपल मानो, इनटू अगले एक साल के लिए फिर 1 प्लस रेट फैक्टर हो गया 0.04। ठीक है, और 4% से कितने साल बढ़ेगा, एक साल बढ़ेगा, तो होल पावर 1। अब ये यहाँ वाली वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, फिर एक और साल तीसरे साल के एंड पे बतानी है। अब ये पी हो गया आपका इस थर्ड ईयर के लिए, तो इनटू स्पेस नहीं हो रहा, नीचे लिख रहा हूँ 1 प्लस आई, आई का मतलब है 5%, मतलब 0.05, ये फिर एक साल के लिए। एक मिनट फिर दोबारा से सुनना, एक मिनट फिर दोबारा से सुनना। मान लो मैं कहता है भाई 6 साल थे, जिसमें 2 साल का रेट ये था, 3 साल का रेट था ये था, और 1 साल का रेट ये था। तो यहाँ आप पावर 2 रखते, तो 2 साल बाद की वैल्यू जो कि 3 साल से पहले के लिए पी होती, यहाँ 2 रखते, यहाँ 3 रखते, यहाँ 1 रखते। कोई दिक्कत है तो आप बोल लो, फिर और क्लियर करो। बस अब ये कैलकुलेटर चलाना है आपने। यानी ये आ गया 25,000 इंटू 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.05। ठीक है भैया, 28,119, 28,119 ए पार्ट। नेक्स्ट 25, a sum of rupees, सम अमाउंट टू रुपीज 1331 एट अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 1000। कोई 1000 रुपया बढ़ के 1331 हो गया। ठीक है भैया, और बोल रहे 10% कंपाउंड रेट है, कितने टाइम में ऐसा होगा। ठीक है, तो अमाउंट पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कंपाउंड कैलकुलेशन एनुअली करनी है, तो रेट भी साल का ही है, सारी बातें एडजस्टेड है। फ्यूचर वैल्यू 1331 है, प्रिंसिपल वैल्यू 1000 है, आई 0.1 है, और साल साल की कैलकुलेशन है, कितने साल में ऐसा होगा, तो जितने साल उतना ही है, हाफ ईयरली क्वार्टरली तो है नहीं। ठीक है, ये डिवाइड कर दोगे तो 1.331, 30 डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट ले ही जाएंगी, ये 1.1 की पावर एन। अब आपको बस कैलकुलेटर ही तो चलाना है, 1.1 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करें कि 1.331 आ जाए, तो 3 बारी में ये हो गया काम आपका। ठीक है, 3 बारी में ये हो गया, तो एन आपका 3 आ गया, यानी सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है भैया, बहुत बहुत फेमस है, ध्यान देना। पीसी का क्वेश्चन सेम नहीं किया हमने, सेम नहीं किया, लेकिन 11th का पुराना एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता था, जिस वक्त आप 11th में थे उस वक्त स्कूलों में भी बहुत आया हुआ था और कई बारी कराया भी गया था। 41 इसका आंसर होता है, बड़ी फिक्स ही क्वेश्चन है एंट्रेंस की भी, तो ध्यान से सुन लेना, एक बारी ढंग से एक्सप्लोर कर लेना। 8 बुक, जिसमें से 3 टिकट लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल हैं, टोटल बुक्स अवेलेबल है वो 8 है, किसी के पास टिकट 3 है, यानी 8 में से 3 बुक्स वो ले सकता है। और कुछ जनरल क्वेश्चन रखे जो रखेगा नहीं कि कितने तरीकों से ले सकता है, तो 8C3। लेकिन अब उसकी कंडीशन है कुछ, वो कह रहे हैं भैया कि 8 बुक है, उसके पास 3 टिकट हैं, तो ही डज नॉट वांट टू बोरो मैथमेटिक्स पार्ट 2 अंटिल पार्ट 1 इज आल्सो बोरो। थोड़ा फोकस करना सारे बच्चे। बोलता है पार्ट 2 तो जब तक नहीं लेगा जब तक पार्ट 1 नहीं मिले उसे। फिर सेकंड पार्ट मैथ्स का तभी पढ़ेगा ना जब पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो बोलते हैं पार्ट 2 तभी लेगा जब पार्ट फर्स्ट भी लेगा। तो वो बताओ कितने तरीके से सिलेक्ट करे, साथ रहना, करना मत, 1 मिनट फोकस करना, नहीं तो
बात बहुत खास नहीं है, लेकिन उलझ जाओगे अगर जल्दबाजी में रहोगे तो, बाद में उलझ जाओगे, अभी तो समझ में आ जाएगा। यार 8 बुक में ना जनरल बातें नहीं है, मतलब 6 बुक तो कोई भी है, लेकिन 2 बुक में, एक बुक मैथमेटिक्स पार्ट 1 है, बची हुई 2 में, और एक मैथमेटिक्स पार्ट 2 है। ये टोटल अवेलेबिलिटी ये है। 8 बुक ऐसे हैं। जो 3 ले रहा है वो कह रहा है भाई मैथ्स पार्ट 2 तो तभी लेगा जब वो मैथ्स पार्ट 1 लेगा, मैथ्स पार्ट 2 तो तभी लेगा जब वो मैथ्स पार्ट 1 लेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको 3 सेलेक्ट करनी है, या तो वो मैथ्स पार्ट 2 ले रहा है तब 3 सेलेक्ट कर रहा है, या मैथ्स, क्योंकि पार्ट 2 पे ही कंडीशन है ना, पार्ट 1 पे नहीं है। ध्यान देना, एक मिनट, कई बच्चों को ना ये लगता है जब वो बहुत ध्यान से सोचते हैं कि पार्ट 1 पे कंडीशन है। अरे पार्ट 1 तो वो ले ना ले क्या फर्क पड़ता है, मान लो पार्ट 2 वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, तो पार्ट 1 तो फिर भी पढ़ सकता है, पहला पार्ट तो पढ़ ही सकता है, ठीक है, और तब पार्ट 1 नहीं भी पढ़ सकता। पार्ट 1 पे नहीं है कंडीशन, पार्ट 2 पे, कि पार्ट 2 लेगा तो पार्ट 1 जरूर पहले लेगा। हम ये कह रहे हैं तो पार्ट 2 ले या ना ले, अब वो 3 सेलेक्ट करे तो कैसे करे। अगर वो पार्ट 2 लेगा, सोचो आप, दिमाग चलाओ, पार्ट 2 लेगा मैथ्स का, तो वो पहले पार्ट 1 भी जरूर लेगा, ठीक है भैया। अब उसकी 2-3 टिकट में से 2 टिकट तो यूज हो गई, एक बुक वो बची हुई 6 में से सेलेक्ट करेगा। या वो 3 कैसे सेलेक्ट करेगा, वो पार्ट 2 नहीं लेगा, वो पार्ट 2 नहीं ले रहा, अब 3 कैसे सेलेक्ट करे। अब आप में से कोई भी बता दो वो 3 कैसे सेलेक्ट करे, क्या एक पार्ट 1 में से और बची हुई में से एक, मतलब कोई ऐसे सोचे तो घोटाला हो जाएगा। अरे अगर वो पार्ट 2 नहीं ले रहा तो पार्ट 1 पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं, ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। यानी इस वक्त टोटल बुक पार्ट 2 तो ले ही नहीं रहा, ठीक है, 8 में से एक तो हटा ही दो, पार्ट 2 नहीं ले रहा, बची 7। इस वक्त 7 में से जो मर्जी 3 ले ले, वो पार्ट 2 नहीं ले रहा, बची हुई 7, भाई 8 में से एक पार्ट 2 है ना, वो नहीं ले रहा, तो बची हुई 7 में से जो मर्जी 3 ले ले, और बची हुई 7 में पार्ट 1 है, ध्यान देना, जो मर्जी 3 ले ले, उसमें पार्ट 1 आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, वो सारी केस है भैया। पार्ट 2 पर कंडीशन थी, या तो लेगा या नहीं लेगा, ऐसी थी बात, ठीक है भैया। कंफ्यूजन है तो एक बार ही बोलना, शब्दों में इसके कॉम्बिनेशन तो अभी बना ही देंगे और आंसर भी निकाल ही देंगे, बोलना जरूर। तो पहला केस, 3 बुक लेने के, पार्ट 2 में से पार्ट 2 लेना है तो एक बुक में से एक लेना है 1C1, पार्ट 1 में से पार्ट 1 लेना है 1C1, बची हुई 6 में से एक लेना है 6C1। ये 3 किताबें सेलेक्ट हो गई। या वो पार्ट 2 नहीं लेगा, तो 8 में से पार्ट 2 लेगा ही नहीं वो, तो 8 में से 7 रह गई, 7 में से वो 3 सेलेक्ट करेगा और जो मर्जी 3 करे, ठीक है। उसमें पार्ट 1 है उन 7 में, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और पार्ट 1 पे कोई कंडीशन है ही नहीं, ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। पार्ट 2 ले लिया तो पार्ट 1 लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो बोलना। 1C1 1, 1C1 1, 6C1 6 को एक बार ही लिखोगे, 7C1 7 को 3 बार ही, नीचे 3 को 1 तक, ठीक है। 6 + 35, ये आंसर आ गया आपका 41, ए पार्ट। अच्छा, सारे कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं मतलब कि सिर्फ बता के छोड़ दूंगा, कि जो काफी हो गए हो आप 11th में भी खूब करते हैं और दिक्कत होती नहीं इसमें, तो उसमें मतलब लिखने का क्या मतलब है, अभी टाइम क्यों खराब करोगे। सुन लो बस, ये वाला सुन लो। 12 क्वेश्चन है, जिसमें पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। कैंडिडेट को 8 अटेम्प्ट करने हैं और बोल रहा है लीस्ट ईच पार्ट से 3 जरूर लेने हैं, 8 सेलेक्ट करने और हर पार्ट से कम 3 लेगा। तो अगर इससे 3 लेगा तो इससे 5 लेगा, तो 8 हो गए पूरे। और लीस्ट 3 का मतलब ये तो है नहीं इससे 3 ही ले सकता है, 3 से ज्यादा या तो 3 ही लेगा, या कम से कम 3 का मतलब 3 से ज्यादा 4 लेगा, तो 8 पूरा करने के लिए यहाँ से 4 लेगा, या यहाँ से 5 लेगा। कम से कम 3 में 3, या 3 से ज्यादा 4, 4 5 भी हो सकते हैं, तो 8 पूरा करने के लिए 3 यहाँ से लेगा। बच्चा बोलेगा कम से कम 3 का मतलब तो 6 भी हो सकता है, मना नहीं करूंगा, हो सकता है, लेकिन फिर 8 पूरा करने के लिए 2 यहाँ से लेगा, और लीस्ट 3 तो दोनों पार्ट से लेने थे, अब उधर कम से कम 3 नहीं जा रहे, वो 3 से भी कम हो गए, इस वजह से लीस्ट 3 बोथ पार्ट से नहीं जा रही, ये केस बनेगा नहीं। ये तो आप 11th में भी सेम बात बहुत बारी कर लेते थे। और अब देख लेना, पहला केस ये 7C3, सुन जरूर लेना ध्यान से, 7C3 इंटू 5C5 प्लस 7C4 इंटू 5C4 प्लस 7C5 इंटू 5C3। घर पे करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन श्योर है, पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखो, ये एक टाइप बिल्कुल फिक्स चल रहा है, बस काउंटिंग में बदलाव कर रहा है, ठीक है भैया। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना, लेकिन मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कर लोगे तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 28, चलाओ हाथ चलाओ, फटाफट से सोचो। सुप्रीम कोर्ट बेंच 5 जज हैं, बोलते हैं कितने तरीकों से मेजोरिटी में डिसीजन जाएगा। तो 5 जज भैया मेजोरिटी में डिसीजन तो तब देंगे ना जब 5 में से आधे हो गए 2.5 और आधे से ज्यादा हो गए 3। जब या तो 5 में से 3 फेवर में डिसीजन दे दें, या 5 में से 4 दे दें, या 5 में से 5 दे दें, ये मेजोरिटी डिसीजन के ये तरीके हो गए।
और 5C3 को तो आप 5C2 भी लिख सकते हो, 5C4 को 5C1 और 5C5 तो 1 ही होता है। 5 में 5 चीजें सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है, सारी करनी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 5 को एक बार ही नीचे 1 1, ये 2 2 4, 16 आंसर आ गया डी पार्ट। नेक्स्ट 29। परमोटेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन वाला शॉर्टकट यूज मत कर जाना, और वैसे तो शॉर्टकट लग भी नहीं रहा है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, परमोटेशन वाला इक्वेशन है, के का वैल्यू पूछा आपसे, आर की वैल्यू नंबरों में होती, परमोटेशन का शॉर्टकट क्या था, P72 है तो देखो गड़बड़ नहीं करना, बस 7 को एक एक कम करके 2 बार ही लिखना था, नीचे आर वाली बात नहीं आती परमोटेशन में, वो कॉम्बिनेशन में आती है। लेकिन आप वो शॉर्टकट लगा नहीं पाओगे ना, आर की वैल्यू नंबरों में है ही नहीं, 7 को के बारी कैसे लिखोगे, के पता नहीं है, तो फैक्टोरियल फॉर्मूले ले लो। पीएनआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इक्वल 16। तो पीएनआर का फॉर्मूला होता है वही फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, माइंड में कर लिया करो। 7 माइनस के और माइनस माइनस प्लस 3 होगा तो 7 प्लस 3 10 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना, लेफ्ट राइट ये फैक्टोरियल कट गया, इन दोनों में बड़े को छोटे तक खोल लो, तुम देख रहे हो 7 माइनस के और 10 माइनस के में 10 माइनस के बड़ा है, तो 10 माइनस के एक और कम किया, 9 माइनस के एक और कम किया, 8 माइनस के एक और कम किया, 7 माइनस के जो कि कम होकर 1 तक जा रहा है, तो वो उसको फैक्टोरियल लिख दो, और लेफ्ट राइट ये भी गया आपका। ये 3 फैक्टर क्यूबिक तो आप सॉल्व करने वाले नहीं, लेकिन आपको भी इक्वेटिंग फैक्टर मेथड पता ही है, इसको तो लेफ्ट भगा दो, 10 माइनस के 9 माइनस के 8 माइनस के, सर एक एक कम होकर 3 नंबरों की मल्टीप्लाई है, तो राइट पे भी भैया ऐसे 3 बन जाए तो काफी अच्छा रहेगा। 60, अब 60 के 3 फैक्टर तो नहीं, 12 फाइजा 60 तो दिखते हैं, 12 फाइजा, और 12 के 4 और 3 दिखते हैं, तो मिल गए, आप डिसेंडिंग ही लिख लो, ये 60 के फैक्टर है, और एक एक का फर्क इनमें भी है, एक एक का इनमें भी है, इनमें सबसे बड़ा, सबसे बड़े के इक्वल, इसमें घोटाला मत कर देना। 10 माइनस के इक्वल 5, और के का वैल्यू आ गया 5। ठीक है भैया, ऑप्शन होगी सी पार्ट। नेक्स्ट 30। ध्यान देना, a पावर 1 बाय x इक्वल b पावर 1 बाय y इक्वल c पावर 1 बाय z। बोल रहा है अब ये इक्वलिटी, और आपको पता है ये के मेथड में यूज हो जाती है, आप इसको के इक्वल बोल लो, तो आप एबीसी की वैल्यू एक्स वाई जेड डिपेंडेंट निकाल लोगे, इसको इसके इक्वल रखोगे। ठीक है, और फिर ये पावर 1 बाय एक्स दूसरी तरफ जाती है तो पलट जाती है, तो ये के की पावर एक्स आ गई, बी की वैल्यू ऐसे के की पावर वाई, जहां दिक्कत तो बोल देना भाई, सी की वैल्यू के की पावर जेड आ गई। ठीक है, कुछ आगे आगे देखें, एबीसी जीपी में है, तो आप इसको तो डायरेक्ट लिखना चाहोगे, एबीसी जीपी में का मतलब हो गया कि बीच वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस मीन है, यानी बीच वाले का स्क्वायर कॉर्नर की प्रोडक्ट है। अब एक्स वाई जेड पूछ रहा है भाई किसमें, एपी में जीपी में, बोथ है क्या है, तो इक्वेशन भैया एक्स वाई जेड की चाहिए, बनी है जो कह रहा है, ये तो इक्वेशन है नहीं, ये तो अलग अलग क्वांटिटीज की वैल्यूज है, ये इक्वेशन है, तो मैं एक्स वाई जेड पूछ रहा है, इसे एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दो, ऊपर से एबीसी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। देखो बी की वैल्यू के की पावर वाई, उसका होल स्क्वायर है, ए की वैल्यू के की पावर एक्स, सी की वैल्यू के की पावर जेड, टाइप कई बार आया था, ये ध्यान देना, ये 2 है, ध्यान दो, तो के की पावर 2y, उधर नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम राइट साइड पे पावर ऐड, ऐसे हो गया, बेस से बेस छूट गया, 2y इक्वल एक्स प्लस जेड, और आप भी जानते हो 2y अगर x प्लस जेड है तो एक्स वाई जेड एपी में हो गया, देखो चेक करो, ये बात दिखती होगी आपको, अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो ये अर्थमेटिक मीन है, और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कॉर्नर का सम बाय 2 होता है, यानी 2y इक्वल एक्स प्लस जेड होता है, तो ये तो कंडीशन ही याद रहनी चाहिए कि 2y इक्वल एक्स वाई जेड आ गया, मतलब एक्स वाई जेड एपी में आ गए। ठीक है, यानी ए पार्ट आंसर आ गया, दिक्कत है तो बोलना। 31, प्रीवियस में दिक्कत है तो बोलना। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है 31, बड़ा लेंथी बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा फोकस करना, स्किप तो नहीं कर रहा, बड़ा ही लेंथी है मतलब। ठीक है, तो देख लो, चलो, या तुक्के में भी आंसर मार्क करें तो वो भी थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा, जल्दी नहीं पता लगेगा। देखो देखो, आप दिमाग चलाओ, एक जीपी की, आप पेन मत चलाना, इसमें आप उलझ जाओगे इस क्वेश्चन में सारे के सारे। ठीक है, तो आराम से सुनो, एक जीपी की पी ए टर्म एक्स है, तो जीपी की पी ए टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर पी माइनस 1 इक्वल एक्स है। जीपी की आराम से देखते रहना भैया, जीपी की क्यू एट टर्म ए आर की पावर क्यू माइनस 1 वाई है, बोलता है उसकी एन एट टर्म निकालो, एन एट टर्म,
तो ये nth टर्म निकालनी है, ar की पावर n-1, ऑब्वियस इंडिपेंडेंट आएगी, ar की वैल्यू निकाल के डालनी पड़ेगी। रूल खास नहीं है, कैलकुलेशन खास है। एन डिपेंडेंट आएगी तो भाई सारे ही आंसर तुम्हारे एन डिपेंडेंट है, एक तीसरा नहीं है, तीसरी ऑप्शन होनी नहीं चाहिए, ए बी डी में होनी चाहिए, इतना पता है हमें। ठीक है भैया, ए और आर निकालना ना, इसमें थोड़ा टेढ़ी खीर है, अब ध्यान से सुनते रहो। मतलब रूल तो आसान है, जीपी की टर्म से बनी दो इक्वेशन डिवाइड करके सॉल्व होती है। ठीक है, डिवाइड करके सॉल्व होती है। आर आ जाएगा, आर को वापस पुट कर लोगे, ए आ जाएगा, ए आर यहाँ पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का पंगा हो रखा है, ध्यान से देखो। अब फोकस बनाना, डिवाइड कर रहे हैं, कॉपी नहीं करना, ना पेन चलाना, तुमसे तो होगा नहीं है। डिवाइड थोड़ा माइंड में देख लो, ए से ए कट जाएगा, ये नंबर डिवाइड में बेस सेम, पावर माइनस होगी, तो आर की पावर पी माइनस क्यू, इतना तो देख ही लिया होगा, -1 + 1 तो कट ही जाएगा, वो तो मैं ना लिखूं। और ये राइट साइड डिवाइड में x/y। किसी को कंफ्यूजन है साथ साथ बोलना, बाद में लौट के मत आना, अभी बता देना। ये अभी आर का रिलेशन आया, आर नहीं आया, आर चाहिए अपने को, कॉमन रेशियो चाहिए। पावर दूसरी तरफ जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी राइट साइड की, पूरी राइट साइड की पावर दूसरी तरफ जाके पलट के आ जाएगी, 1/p-q। ये आर की वैल्यू आ गई। अब इस आर की वैल्यू को वापस चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड किसी में भी डालो, आपके पास ए आएगा। अभी थोड़ा बेटर होता जाएगा। ठीक है, यहाँ डाल रहा हूँ, थोड़ा फिर फोकस बनाना, ए इंटू आर की ये वाली वैल्यू माइंड में देख लो, दोनों की होल पावर, एक्स की पावर 1/pq और वाई की पावर 1/pq होगा। थोड़ा दिमाग चलाओ, वो आर की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, यानी एक्स की पावर 1/p-q अपॉन वाई की पावर 1/p-q। ये आर की वैल्यू गई कि होल पावर p-1, p-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये न्यूमरेटर में p-1 रख दूं। किसी को कंफ्यूजन है साथ साथ बोल लेना भाई। ठीक है, इज इक्वल है x। ठीक है, ऐसे सेट हो गया। अब ए चाहिए, ए निकालना है, शिफ्ट मारो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बोल दूंगा तो आपको लगेगा नहीं बहुत ही बढ़िया था, लेकिन आप खुद करोगे तो आप कैलकुलेशन गड़बड़ करोगे ही करोगे, 100% बच्चा करोगे। ठीक है, बात वो चल रही है। x इंटू, अब ये शिफ्ट कर दिया, y की पावर p-1 अपॉन p-q डिवाइडेड बाय x की पावर p-1 डिवाइडेड बाय p-q। अभी यहाँ ये ए आना है कुछ कैलकुलेशन के बाद, फिर ए भी है थोड़ा भयानक, आर भी है थोड़ा भयानक, फिर वो एन टर्म में जाएगा, फिर वो फॉर्मूला सिंपल होगा, फिर आंसर आएगा। तो एक ही नंबर का तो क्वेश्चन है भाई, टाइम तो लग जा रहा पूरा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना बच्चा मतलब आइडिया में करना चाहे, यार मेरा ए में भी डिनोमिनेटर में p-q है, पावर में मेरे आर में भी डिनोमिनेटर में p-q है, और एन टर्म के फॉर्मूले में ए और आर दोनों होते हैं। पावर में हर जगह डिनोमिनेटर में p-q चल रहा है, आपने ध्यान से देखा क्या? यहाँ मेरे को ऐसा कोई हिंट मिल रहा है? मैं पूरा करूंगा, मैं बीच में छोड़ूंगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं x और y की पावर में डिनोमिनेटर में p-q चल रहा हो, ये चल रहा है, तो आंसर डी होना चाहिए। ठीक है भैया, क्योंकि और किसी में नहीं चल रहा, वो पूरी कैलकुलेशन बिठाऊंगा तो डिनोमिनेटर का p-q तो कहीं जाना नहीं है, वो तो बैठेगा ही बैठेगा, तो डी ही है ऑप्शन तो। ठीक है, लेकिन पूरा करेंगे। ठीक है, अब हमारा ए, अब देखो यहाँ x दो बार, ये इसको क्लब करो पहले, तो ऊपर है y की पावर p-1 अपॉन p-q अपॉन x की पावर, ये थोड़ा साइड नोट पे देख लेना, नंबर डिवाइड में बेस सेम है, पावर माइनस होगी, तो मैं पावर की कैलकुलेशन साइड पे कर दूं। ठीक है भैया, ये नीचे जाके पावर 1 माइनस हो जाएगी इस पावर में, ऐसे आप एलसीएम ले जाओगे तो ये p-1 माइनस p साइन बदल जाएगा, प्लस q अपॉन p-q, ये p-p कट जाएगा, यानी ये q-1 अपॉन p-q आ जाएगी, तो मैं लिख दूं ये आ गई q-1 अपॉन p-q। ठीक है, एक बारी कर लो इतना। मुद्दा ये नहीं है कि ये सेम, मतलब हमने तो आंसर मार्क कर देना था अब तक तो। ठीक है, लेकिन अच्छी कैलकुलेशन भी कर लेनी चाहिए ताकि पेपर में मजबूरी पड़े तो आपको तकलीफ ना आए। ए भी आ गया मेरे पास, आर भी आ गया, अब मैं डाल देता हूँ इसे एन टर्म के फॉर्मूले में, फटाफट फटाफट पहुंचा दो यहाँ तक। एन टर्म ए आर की पावर n-1, ए का वैल्यू ये था मेरे पास, x की होल पावर 1/p-q अपॉन y की होल पावर 1/p-q इनटू, आंसर मार्क हो चुका है हमारा, वो तो कैलकुलेशन वैसी पूरी कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये तो क्या कर दिया, सॉरी, ए का वैल्यू ये था भाई, y की पावर p-1 अपॉन p-q अपॉन x की पावर q-1 अपॉन p-q, ये ए का वैल्यू है, इनटू आर का वैल्यू ये है,
जिसकी होल पावर n माइनस वन है। थोड़ा दिमाग तो फिर 1 मिनट देखना, क्योंकि मैं सब कुछ लिखने पे आ गया तो बहुत ही टाइम लग जाए फिर तो x की पावर भी यहाँ 1/p माइनस क्यू है। r की वैल्यू डाल रहा हूँ, पहले देख लो, चेक कर लो। y की पावर भी 1/p माइनस क्यू है ना, दोनों की पावर सेम है। और इसकी होल पावर मतलब ये जो r की पावर ऊपर n-1 थी, तो n-1 डालोगे वो इसको भी मल्टीप्लाई मारेगा, इसको भी मारेगा, ऐसे हो गया ये। अब इसे एडजस्ट करना है, ठीक है भैया, अब इसे एडजस्ट कर देते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, और मेरे जितनी भी ऑप्शन थी ना भैया एक्स वाई वाली, मतलब थोड़ा और आप कैलकुलेशन आगे ले जाना चाह रहे हो, ऊपर एक्स है नीचे वाई है, ऊपर एक्स है नीचे वाई है, ए बी में भी ऊपर एक्स नीचे वाई है, तो एक्स वाली ऊपर क्लब कर लो, वाई वाली नीचे। और इतना सा है, नंबर डिवाइड में वो बेस सेम हो, पावर माइनस होती है। तो 1 मिनट जरा फोकस करना, एक्स की पावर, अब जब ये पावर माइनस करोगे तो डिनोमिनेटर तो आपको पी माइनस क्यू सेम दिख रहा है, वो तो एलसीएम है, और ये n-1 और इसको माइनस करोगे q-1 को, तो -q+1 ऐसे हो जाएगा। और ये y की पावर, ये नंबर डिवाइड में बेस सेम, पावर माइनस, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो ये आपका n-1 माइनस पर साइन बदली हो जाएंगे, -p+1/p-q। ठीक है भैया, अब ध्यान दे लो, ये -+1 ये कट गया, 1/p-q कॉमन ले लो, x/y में 1/p-q कॉमन ले लो, ठीक है भैया, ऊपर बच जाएगा n-q, नीचे बच जाएगा n-p, ये आपकी डी पार्ट है आंसर। ठीक है, तो इतनी दूर तक तो नहीं आना था, पहले जरूरत के हिसाब से जब पता लग गया था आंसर मार्क कर देना चाहिए था। खैर, डी पार्ट, दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, अब ये वाले क्वेश्चन भी श्योर है, देखो इस चीज को पहचानो कौन से क्वेश्चन फिक्स है, उसमें टाइम को ना थोड़ा रिड्यूस करो, अगर वो एक बिल्कुल आसान बात है। ये वाला भी श्योर है, एक ये भी आएगा, ठीक है। अब आपको पता है 9 बनाना है, तो आप बहुत ज्यादा थोड़ी खेलोगे, 5 कॉमन ले लिया, आपको माइंड में दिख रहा है 0.111 बन गया, साथ ही 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको माइंड में दिख रहा है 0.9 0.99 0.999 बन गया, अभी भी मत लिखो उसे। अब आपको पता है 0.9 को 1 माइनस 0.1 लिखते हैं, प्रैक्टिस कर तो ली कितनी बारी, 0.99 को 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं, और ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ 3-3 4-4 ब्रैकेट लिख रहे हो, आइडिया रखो, प्रैक्टिस है तो ये चीजें आराम से होती है। और अब सर ये पता तो है यार, 1 को n बारी ऐड करेंगे n आएगा, ये एक जीपी है जिसमें -1 कॉमन है, ऐसे 0.1 प्लस 0.01 प्लस ऐसे चल रहा है। जीपी में फॉर्मूला एन टर्म के सम का ए कॉमन रेशियो 1 से छोटी और 0.1 है, देखो 0.1 है, हर बारी 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है, तो फॉर्मूला ये वाला रखना, ए 1 माइनस, नहीं तो वो माइनस कॉमन लेके काटना पड़ेगा, तब जाके ऑप्शन ढूंढ पाओगे, ये वाला रखना। तो ए का मतलब 0.1, फिर 1 माइनस कॉमन रेशियो 0.1 है कि पावर एन अपॉन 1 माइनस 0.1, देख लो पहली दूसरी लाइन आंसर, वैसे 10-10 लाइनें भी लिख देते हैं करने पे। ये 0.9 आ गया, ज्यादा ना खींचो, ये 1/9 आ गया, यानी अब आपका 5/9 n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर n। अब ऑप्शन आप ढूंढ लो, ब्रैकेट खुली हुई ऑप्शन हो सकती है, कॉमन वाली भी हो सकती है, वो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ये पहली वाली आएगी नहीं, बीच में प्लस है, मेरे पास माइनस है, ठीक है भैया, और ये वाली ही ठीक है, बस ब्रैकेट खोला है, 5/9 5n/9 माइनस 5/81 चेक कर लो, इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर है, बी पार्ट आंसर। नेक्स्ट 33, R is a set of real numbers such that ठीक है, रियल नंबर का सेट है, कोई भी मैपिंग भाई ऐसी हो रहा है, तो मैपिंग का क्या करूं, एफ है, जी है, और फॉग निकालना है, फॉग बस ये तो तेजी से खींच दो, फॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स बन जाएगा, जी एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है 2x-3, और अब आपको एफ ऑफ 2x-3 निकालना है, तो एक्स की जगह 2x-3 डालोगे, तो यहाँ भी डालोगे, तो x की जगह 2x-3, x की जगह डाल रहे हैं का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2x-3 प्लस 1। कई बार क्या होता है, जब हम पेपर देखते हैं ना, कोई चीज हमें फील में आसान दिखती है और होती है आसान, हम प्रैक्टिस नहीं करते, बढ़िया हमसे 2-4 हमने होने नहीं है, वो वैसे ही गड़बड़ हो गए, तो रिजल्ट वैसे खराब हो जाएगा, तो प्रैक्टिस सारी करना भाई, ठीक है, छोड़ना मत। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6x माइनस 9 प्लस 3, ठीक है भैया, तो ये आपका आ गया 4x² माइनस 6x, और 9 माइनस 9 गया तो +3,
नहीं, यानी मैंने कांस्टेंट की गलती कर दी। -9 + 9 क्या है? तो लास्ट में +1 है। 1 को 3 लिख दो तो आसान प्रैक्टिस करना चाहिए, कह रहा हूँ ना। ठीक है, बात ये थोड़ी है कि ये कोई नहीं जानता होगा। ठीक है, तो 4x² - 6x + 1, सी पार्ट। नेक्स्ट। अच्छा, वेन डायग्राम में आप एक बार ट्रिक को पकड़ने की कोशिश करना, इसको छोड़ो ये क्या है, और यहाँ यूज करनी कि नहीं करनी जो मैं कह रहा हूँ उसको भी छोड़ो। मैं कह रहा हूँ 3 सेट की कोई क्वेश्चन आ गई तो सबसे पहले वो 7 बातें होती है, पूरा पहला सेट, पूरा दूसरा सेट, पूरा तीसरा सेट, फिर पहले दोनों का कॉमन ये दो, ठीक है, फिर सेकंड थर्ड का कॉमन ये दो, फिर फर्स्ट थर्ड का कॉमन ये दो, और फिर तीनों का कॉमन। नॉर्मल ये चलता है। तो आप बिल्कुल रिवर्स से शुरू करोगे, तीनों का कॉमन यहाँ लिखोगे, फिर वो फर्स्ट 2 के कॉमन में ये चीज माइनस करोगे ये आएगा, फिर इन दोनों के कॉमन में ये माइनस करोगे ये आएगा, फिर इन दोनों के कॉमन में ये माइनस करोगे ये आएगा। आगे बात पकड़ गए होगे क्या कहा था, जरूरत पड़े तो। लेकिन अभी उसने क्या तीनों सेट दिए, दो का कॉमन, वो 3 बातें जो होती है ए कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन है, वो दिया है, तीनों का कॉमन दिया है। पूछ रहा है टोटल लोग, यूनियन पूछ रहा है। तो अब आप ये थोड़ी आप ये 7 चीजें निकाल के जोड़ोगे, ये नहीं करोगे आप। यूनियन का फॉर्मूला है, यूनियन का फॉर्मूला है। मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला काम आ जाता है, 7 चीजें निकालने में कितना टाइम लग जाएगा। यूनियन का क्या फॉर्मूला था, एक बार ऐसे, नंबर ऑफ फर्स्ट, पूरा फर्स्ट सेट, पूरा सेकंड, पूरा थर्ड, अच्छे से अभी याद करो जिसको अच्छे से भी याद ना हुआ हो। फिर दो की कॉमन माइनस होगी, माइनस फर्स्ट सेकंड की कॉमन, सेकंड थर्ड की कॉमन, थर्ड सेकंड की कॉमन। आपको फॉर्मूला पेपर में नहीं लिखना, आप तो बस फील से काम कर जाओगे। फिर आखिरी में प्लस होगा तीनों का कॉमन, ये है। अब जिसको फॉर्मूला ध्यान कर लिया जिसने, तो वो तो कह रहा है भाई सारे लोग मतलब यूनियन ही पूछा है, आउटसाइडर कोई है नहीं, यूनियन के अलावा जो बाहर होता है कॉम्प्लीमेंट वो है नहीं यहाँ, तो बस तीनों सेट का यूनियन वही टोटल लोग है। ठीक है भैया, तो निकाल देते हैं। देखो, नहीं वैसे ना उसने शुरू में कुछ कहा हुआ है, 1 मिनट पढ़ लेते हैं बात को। ठीक है, बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट में है कुछ, बोलते हैं टोटल कंपनी 300 है, फिर 7 बातें दे दी हैं उसने, फॉर्मूले की 7 बातें। ऐसी कितनी कंपनी है जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आती, न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन वाली कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है भैया, यानी यूनियन के अलावा भी कुछ है, तो आप यूनियन निकालो ना, 300 में से यूनियन माइनस कर देना तो बाहर वाली कंपनी आ जाएंगी। समझते होंगे ना, 1 मिनट यार, मैं ये कह रहा हूँ आप तीनों का यूनियन निकाल लो, टोटल 300 है, 300 में से यूनियन हटा देना, जो किसी भी कैटेगरी को रिलेट नहीं कर रही, वो बाहर वाली कंपनियां बच जाएंगी, सिंपल बात है। और यूनियन के लिए तो आप फॉर्मूला भी नहीं लिखोगे, आप तो बस सर फर्स्ट कैटेगरी प्लस सेकंड कैटेगरी पूरी, प्लस देखते रहो थर्ड कैटेगरी, माइनस फर्स्ट सेकंड का कॉमन, माइनस सेकंड थर्ड का कॉमन, माइनस फर्स्ट थर्ड का कॉमन, प्लस तीनों का कॉमन, यही है ना। ठीक है भैया, और अब आप प्लस माइनस कर लो, ये आ गया 340, ये 70, 95 माइनस 95 + 5 -90 हो जाएगा, मतलब ये आपका 250 आ गया। 250 आ गया तीनों का यूनियन, और यूनिवर्सल सेट आपका 300 का है, और तीनों का यूनियन आपका 250 है। तो अदर वाला, बाहर वाले लोग जो इनकी तीनों कैटेगरी में नहीं है, 300 - 250, 50 आ गया। 50 आंसर आ गया भैया, डी पार्ट। कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट 35, ए टू बी मैपिंग है, फंक्शन दिया हुआ है भाई, एफ में क्या क्या पुट कर रहे हैं और क्या क्या आ रहा है ना, और वो बोल रहा है इसका इनवर्स बताना है। तो 1 मिनट अकॉर्डिंगली चीजें चेक करना। प्री सेट 1 2 3 4 का है, पोस्ट सेट 2 4 6 8 का है। अब भैया इनवर्स पूछ रहे, जरूर इनवर्स में तो आसान होता है, ये डोमेन वो रेंज। देखो एफ में 1 डाला तो आंसर 2 आया, तुम भी जानते हो ये डोमेन है ये रेंज है, तो इनवर्स इसका उल्टा बोलना है हमने। यानी अगर एफ में 1,2 मेंबर है तो उसके इनवर्स में 2,1 होगा। लेकिन इतनी जल्दी मत करना, नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है यहाँ पे, क्या पता इनवर्स पॉसिबल ही नहीं हो, आप सीधा ही उल्टा करके लिख दो। तो आप एरो डायग्राम बना लो, प्री सेट में ये मेंबर है, पोस्ट सेट में ये, और आपकी ये देखो ये बता रहा है एफ में 1 पुट कर रहे हो तो 2 हो रहा है, 2 पुट कर रहे हो तो 4 हो रहा है, 3 पुट कर रहे हो तो 6 हो रहा है, 4 पुट कर रहे हो 8 हो रहा है। आपको जरूर याद होगा अगर एफ लेफ्ट टू राइट एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स कब पॉसिबल होगा। ठीक है, इनवर्स कब पॉसिबल होगा, जब ये 1 to 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। 1 to 1 है, ऑन टू कोडोमेन ज्यादा नहीं है और रेंज कम नहीं है, कोडोमेन रेंज भी बराबर है। 1 to 1 ऑन टू दोनों है, ये अगर ऐसे फंक्शन है, आप सिंपल देख लो तो ये ऐसे भी फंक्शन है, क्योंकि ऐसे में भी सारी डोमेन न्यूट्रलाइज है और एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं है, मतलब उल्टा भी एक फंक्शन है, मतलब इन्वर्टेबल पॉसिबल है। अगर इसका एफ फंक्शन वो पूछ रहा होता तो मैं ऐसे रोस्टर फॉर्म लिखता 1,2 एफ इनवर्स, नहीं ओरिजिनल फंक्शन ये लिखता मैं, ये ओरिजिनल था। तो इसका इनवर्स क्या होगा,
पलट दो ना, और इनवर्स पॉसिबल है, फंक्शन भी और सारी बातें हैं, 1 to 1 ऑन 2 है, 2 1 4 2 6 3, पलट दो, हर चीज उल्टी कर दो, 8 4, ये इनवर्स आ गया आपका, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गई। कंफ्यूजन है तो बोलना। अब भैया मैं इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आप सबको पता है यार, इंटीग्रेशन मतलब 1.5-2 महीना लिया ही होगा जिसने भी आपको 12th में कराई है, डिफरेंशिएशन में 2-2.5 महीने 4.5 महीने तक हम लगे रहेंगे, और मतलब कि सारा है, सब कुछ है, कुछ बढ़िया और घटिया सब आ सकता है। अब ये इतना घटिया पूछेगा, मतलब 20 घंटे की क्लास के बाद तो कौन, मतलब कैसे कर सकते हैं मतलब इस वक्त। तो ये तो आपकी 12th की पूरी प्रैक्टिस है, तो उसको देख जरूर लेना, मतलब 2-2.5 घंटा ना 12th का रजिस्टर उठा के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन देख लेना, सिंपल सिंपल वाला। टेक्निकल जो तुम्हें पता है 12th में, जहां टेक्निकल टेक्निकल चीजें हैं, कोई बहुत मुश्किल वाली प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनेट के क्वेश्चन, वो मत देखना, सिंपल सिंपल वाला बस रिकॉल मार लेना। ट्रिग्नोमेट्री मत देखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मत देखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन मत देखना, वो नहीं आएगा। ठीक है भैया, अब आ जाओ। इंटीग्रेशन से सिंपल सा तो है यार, x³/3 माइनस, अब मैंने इस बारे में कुछ बताया नहीं है, ये तो आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है भैया, तो देख लो अब कौन सी ऑप्शन है, बी पार्ट। नेक्स्ट 37, y इज इक्वल 2x + 4/x। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा भैया इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो भैया जिसकी वैल्यू तुम पूछ रहे हो उसमें सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y है, तो आप y जान रहे हो, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, सब्स्टिट्यूट मार दो, आंसर आ जाएगा उसका, उसमें क्या है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2x का 2 4/x का समझते होंगे, देखो मैंने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, ये आपकी 12th की प्रैक्टिस है भाई। 2x का 2, 4 को आप 4 × 1/x देखते हो, 4 सेम है, 1/x का -1/x²। ठीक है, आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे, फिर भी देखो बेसिक पता है तो मैं डेरिवेटिव तो कर ही रहा हूँ, तो बहुत छोटी बात पे तो आप पूरा 12th पढ़े हो, दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। और कोई बेटर मोमेंट है तो देख लो सर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वैसे तो रट ही लेते थे हम, कि सर ये ऊपर जाके मतलब माइनस माइनस +8/x³ हो जाएगा। मैंने यार हर किसी को मैंने नहीं पढ़ाया होगा आप में से, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आप माइंड में ऐसे देखते हो ना, x² ऊपर जाके x⁻² हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, आप क्वेश्चन टूल तो लगाओगे नहीं। अब चेन रूल लगाओगे तो ये पावर पहले आके मल्टीप्लाई होगी, +8 x की पावर में एक कम होगा, और ये ऐसे बैठ जाएगा, है ना। ये सब माइंड में सोच लेते हैं हम, तो -8 +8/x³, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इतने हल्के क्वेश्चन तो निकल जाएंगे वहां पर, लेकिन अभी जितने हो सकते हैं करो। ठीक है, और अब देखो, अब यहाँ वैल्यू भर देते हैं, तो x² की सेकंड डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो माइंड में ही करो, इसकी x² से मल्टीप्लाई करोगे, x² कटेगा यानी 8/x बचेगा। फिर आगे देखो, x की फर्स्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करनी है प्लस, तो x की फर्स्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2x माइनस, इसकी x से करोगे नीचे एक x कटेगा 4/x, साइन का बहुत ध्यान देना, -y, माइनस पर ये y वाली ब्रैकेट खोल लोगे तो ये हो जाएगी वैल्यू डाल के -2x -4/x। ठीक है, ऐसे सेट हो गया, देखो 2x - 2x कट गया, -4/x -4/x -8/x +8/x, ये भी कट गया, मतलब आंसर 0 है। ठीक है भैया, तो आपका सी पार्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट 38, अब बाय पार्ट रूल है। ठीक है, अब आपको पता है कि x² × e⁻3x dx, चीजें मल्टीप्लाई में है, अलग टाइप ऑफ फंक्शन है, बाय पार्ट रूल लगेगा। बाय पार्ट में आइलेट के अकॉर्डिंग ये अलजेब्रा आई एक्सपोनेंशियल है, आइलेट में a पहले आ रहा है, फर्स्ट है सेकंड है। बाय पार्ट रूल क्या था, एक बार याद करना बच्चों, सारे याद करो ढंग से, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का कोई खास नहीं था, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी तुमने, लेकिन टाइम गैप पे भूल गए, तो बेसिक तो रिकॉल करना है। पहले का डेरिवेटिव इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस सी, ये था बाय पार्ट रूल। ठीक है, अब देखो पहला सेम x², दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻3x का e⁻3x एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड मारोगे, माइनस पहले का डेरिवेटिव x² का 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻3x डिवाइडेड बाय 3, बाहर लिख लो कांस्टेंट है। ठीक है भैया, की मल्टीप्लाई का होल इंटीग्रेशन प्लस सी, ये पहुंच गए। और अब फिर ध्यान दो, x² e⁻3x/3 -2/3, फिर दोबारा बाय पार्ट, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई में अभी चीजें बची हुई हैं। ठीक है, ये x है। ठीक है, तो x पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻3x/3 माइनस पहले का डेरिवेटिव x का 1 इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻3x/3 dx प्लस c।
ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन अभी करना है तो e की पावर 3x/3 और आएगा, एक 3 पहले से बैठे वो 9 हो जाएगा। ठीक है, दिख गया होगा, दिख गया होगा मेरे ख्याल से, खींच लोगे, ऑप्शन सही वाली मिला लो। और नीचे 27 वाली दिख गई भाई, वही आनी चाहिए, क्योंकि एक जगह तो देखो ये इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3, एक 3 यहाँ पहले से, एक डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा 9 और एक ये बाहर है 27, मतलब 27 एक जगह तो है ही है, अगर तुम सारे अलग अलग कर दोगे तो यही है ऑप्शन सी पार्ट है। एक बार डी में भी देख लें, पता लगे वहां भी 27, नहीं वो नन ऑफ दीज है, सी ऑप्शन, ब्रैकेट खोल के देख लो। नेक्स्ट 39। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन भी पक्का सा है, ठीक है, इसमें मतलब 12th में भी आपको सबको समझाया गया होगा, आप भूल ना रहे हो, एक छोटा सा मूवमेंट सुन लेना बस, कि ऐसा घटिया सा क्वेश्चन है, नॉर्मल डेरिवेटिव होगी, आपको अच्छे से आती है, पहले ही आती है, लेकिन आप कहाँ फंसा सकते हो वो सुन लेना। उसने बोला डेरिवेटिव की x1 और y1 पे वैल्यू निकालो, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट ही है, बच्चा भाई डेरिवेटिव बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, अरे उससे क्या मतलब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, आ जान दे, बाद में तो x1 y1 डालना ही है, तो x1 y1 डाल के सारे नंबर है तो आंसर आ जाएगा, वो बात मतलब आपको 12th में ही आराम से तैयार कर रखी होगी आपने, कोई बड़ी बात होगी नहीं, तो कर लो डेरिवेटिव, x³ का 3x², ठीक है भैया, वो ध्यान देना जरा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, ठीक है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे होता है, अब नामों को छोड़ो, आप बस प्रोडक्ट रूल वगैरह ध्यान से लगा लेना, कि y डिपेंडेंट किसी भी चीज का डेरिवेटिव करोगे तो चेन रूल पूरी जाएगी, कि y² का जब डेरिवेटिव करोगे तो 2y मत बोल देना, 2y और बेस का दोबारा करना y का dx, ठीक है भैया, बहुत सारी बातें होती है, मैं कह रहा हूँ मैं सारी यहाँ नहीं ला सकता, मैं तो सीधा सीधा बढ़ूंगा आगे, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है, माइनस गड़बड़ ना करा दे, ये ध्यान देना, तो ब्रैकेट लेना है छोटे बच्चे की तरह ले लो, 2x² को फर्स्ट मान लो, y² को सेकंड मान लो, 2x² पहला सेम, दूसरे का y² का 2y, y का dy/dx, प्लस y² सेम 2x² का पहले का 4x, ठीक है, प्लस 5x का 5 प्लस y का dy/dx इज इक्वल 5 का 0, और अब मतलब कोई बच्चा ब्रैकेट खोल रहा है, प्लस माइनस कर रहा है, अरे टाइम खराब कर रहा है, x1 y1 है, खत्म कर, क्वेश्चन में डाल वैल्यू, तो x की जगह 1 डालोगे ये 3 है, या x की जगह 1 डालोगे, y की जगह 1 डालोगे, ये पूरा 4 dy/dx है, 4 माइनस से ब्रैकेट खुल रहा है वो ध्यान देना, या एक्स वाई की जगह 1 डालोगे तो 4 और बाहर माइनस है तो -4 प्लस 5 प्लस dy/dx इज इक्वल है 0, ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलना। और अब देखो ये -4 टाइम प्लस 1 टाइम -3 टाइम राइट जाके +3 टाइम ऑफ dy/dx, और इधर ध्यान दो 5 - 4 1 1 + 3 4, मतलब 4/3 dy/dx आ गया आपका, ठीक है, ए पार्ट आंसर है। नेक्स्ट 40। 6 सीटें क्लर्क के लिए, आर्टिकल क्लर्क के लिए वैकेंट है चार्टेड अकाउंटेंट फॉर्म में, ठीक है भैया, तो बोलते हैं कितने तरीकों से 10 कैंडिडेट में से 6 छाटे जा सकते हैं, हमारे पास 6 सीटें सिलेक्ट किए जा सकते हैं, कितने तरीकों में से, तो सिंपल क्वेश्चन है 10c6, 10c6, ठीक है, और 10c6 को आप 10c4 लिख ही सकते हो, कैलकुलेशन कर लोगे, छोड़ देता हूँ, कोई खास बात है नहीं, आंसर मिला लेना जो भी आ जाएगा, ठीक है। ये पेपर नंबर 2 था मॉक टेस्ट, जो इस साल के लिए सीए ने अपनी साइट पर, सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी साइट पर डाला था, पेपर नंबर 2। अब पेपर नंबर 1 भी है, उसे भी फटाफट से निपटाते हैं। बस 1 सेकंड रुको, से ले आते हैं। ठीक है, ये पेपर 1 है, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1। अब आप आ जाओ, देखो फिर देखो, आप 5-6 पेपर करोगे ना यार, पेपरों का तरीका ही अलग होता है यार, आप 10th 11th 12th में जो बच्चे मेरे से पढ़े हो, हमेशा तो तैयारी देखो मैं पेपरों से ही कराता हूँ, ठीक है यार, वो तैयारी इतनी जबरदस्त तैयारी होती है, मतलब रिजल्ट ऐसे नॉर्मल नॉर्मल से बच्चों का आ जाता है, ठीक है भैया, लेकिन ज्यादा करने होते हैं, मतलब 2 तो बहुत ही कम है, तो समय हमें कम मिला ना भैया, नहीं तो मैं तो कम से कम 30-40 पेपर ये वाले खत्म करता आपके, कम से कम, ठीक है भैया, मतलब सीए फाउंडेशन की तैयारी में, तो अभी आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करोगे, क्योंकि सबकी यही हालत है, जितना बच्चा पेपर दे रहा है, जो लोग तैयार करा रहे हैं 12वीं का, सबको यही टाइम मिला है,
ठीक है भैया, आप ध्यान दो। तो दो नंबर है जिनकी रेशियो 7:8 है, दो नंबर जिनकी रेशियो 7:8, 7x 8x। ठीक है भैया, मतलब कॉमन नंबर कटा होगा, वापस डाल लो 7x 8x, दोनों में 3 ऐड कर दिया तो न्यू रेशियो 8:9 हो गई। तो नंबर बताओ, नंबर ध्यान देना कि 7:8 रेशियो थी, आपने 7x 8x अज्यूम कर लिए थे, इक्वेशन बना लिया, एक्स आगे डाल दो, आंसर आएगा। तेज से करो, फटाफट करो। हाँ जी, तो ये 9 7 63x प्लस 9 3 27 64x प्लस 24, ये x इज इक्वल 3 आ गया, यहाँ 3 डालने पे 21 और 24 आ गया। ठीक है भैया, तो 21 एंड 24 आंसर आ गया सी पार्ट। नेक्स्ट, चार ऑप्शन है, वो बोल रहा कह रहा है कौन से चार नंबर सेम प्रोपोर्शन में, और सेम प्रोपोर्शन का मतलब फर्स्ट सेकंड की रेशियो थर्ड फोर्थ की रेशियो इक्वल होती है। तो आपने ए पार्ट 6 और 8 की रेशियो और 5 और 7 की देखी, आपको दिख रहा है 5 7 नहीं आएगी, तो ये तो नहीं है। 7 और 3 की रेशियो, कोमा नहीं लगा ठीक से, 14 और 6 की रेशियो, सर ये भी मतलब कि ये देखो ये सेम हो गई भैया, 7 और 3 की रेशियो और 14 और 6 की रेशियो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की रेशियो इक्वल है, प्रपोर्शन में है। ठीक है, एक बार ही देख लेते हैं, इनका भरोसा नहीं कोई और ऑप्शन ना बना दे। ठीक है, सी पार्ट 18 और 27 की रेशियो और 12 और 18 की रेशियो, 9 2 18, ये भी बन गया लो। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी प्रपोर्शन में, बी और सी आंसर आ चुके हैं अभी। ठीक है भैया, फिर आखिरी भी देख लेते हैं, 8 और 6 और 12 और 9 की रेशियो, लो जी तीसरा पार्ट भी आंसर आ गया। ठीक है, बी सी डी तीन ऑप्शन हो गई। ठीक है भैया, तीन ऑप्शन हो गई, तीनों सेम प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट, ये वाला टाइप बड़ा फेमस है भाई, ये वाला टाइप बहुत ही फेमस है, थर्ड में जैसा आ रहा है, एक मिनट इस टाइप को पकड़ने की कोशिश करना, बहुत आ जाता है। इसमें क्या करना है आपको, एक मिनट ध्यान से सुनना। ये ना एक एक्स वाई का एक इक्वेशन देगा, ये श्योर है ये, और आप सबका तैयार नहीं है, जरा ध्यान देना। एक्स वाई का कोई इक्वेशन देगा जिसमें ना आप अगर देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab फॉर्मूला बना के होल स्क्वायर बना सकते हो। भी मान लो यहाँ 2xy प्लस का चाहिए आपको, आप इधर ऐड करो उधर भी ऐड कर दो, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन एक दूसरा मूवमेंट भी है, वो प्रूविंग से डिफाइन होगा, वो किस चीज की वैल्यू मांग रहा है। आप चाहो तो यहाँ -2xy भी दोनों साइड वही 2xy माइनस करा देना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये टाइप है क्या, एक्स वाई की एक इक्वेशन देगा, एक लॉगरिथम की ट्रू इक्वेशन या तो मल्टीपल चॉइस में मांगेगा, या ऐसे ना लॉगरिथम डिपेंडेंट किसी चीज की वैल्यू मांगेगा। तो आप ध्यान से देखोगे यार, जो भी ये वैल्यू मांग रहा है उसमें एक्स प्लस वाई लगता है कि एक्स माइनस वाई, लॉग तो हम अभी बना दे, इसे पूरी इक्वेशन का दोनों तरफ लॉग यूज कर दे, तो कहीं ना कहीं लॉग वाली इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन सेम नहीं बना पाओगे आप। तो आप पहले देखो एक्स प्लस वाई का लॉगरिथम चाहिए एक्स माइनस वाई का, क्योंकि अभी लॉग डालूंगा तो यार बीच में प्लस है, जो भी प्रॉपर्टी आपने सीखी है लॉग दोनों के साथ जा भी नहीं सकता, ये भी पंगा हो रखा है। तो आपको स्क्वायर तो हटाने है ना, स्क्वायर तो काम के है नहीं, मान लो यहाँ स्क्वायर ना, अभी लॉग यूज कर दो, लॉग एक्स प्लस वाई मैच है, लेकिन इसी क्वेश्चन में वो एक्स माइनस वाई ऐसा भी कुछ दे सकता था। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, पहले आप या तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओगे, कि एक्स प्लस वाई रिक्वायर्ड है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, एक्स माइनस वाई रिक्वायर्ड है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ। तो आपने देखा एक्स प्लस वाई चाहिए, तो आप मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, तो आप दोनों तरफ 2xy ऐड कर दो ओरिजिनल क्वेश्चन में। अभी करना मत, ध्यान से समझना, जरूरत के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, और वो चेंज करना ही सीखना है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और वो 7xy प्लस 2xy 9xy हो गया। अब बच्चा कोई बोले मैं लॉग ले लूं, नहीं तू रुक तो जा, भी अभी कैसे लॉग ले ले, अभी लॉग लेगा ये 2 बाहर आएगा आपका, मतलब लॉग एक्स प्लस वाई की पावर 2 और पावर पहले आएगी, मतलब डबल ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई तुम्हें कहाँ चाहिए, तुम्हें स्क्वायर का काम नहीं है यहाँ पे, तो स्क्वायर को हटाओ, जैसा क्वेश्चन वैसा काम, रूट स्क्वायर रूट, सर 9 का रूट 3 और 3 चाहिए लगता आपने को, और x का रूट एक्स, और रूट एक्स को x की पावर हाफ ही लिख दो, और y का रूट y की पावर हाफ। अभी भी सर लॉग ले लूं, नहीं क्यों ले ले लॉग, तेरे को x प्लस वाई बाय 3 का लॉग चाहिए। ठीक है, जरूरत के हिसाब से काम करेगा ना, तो 3 को डिवाइड में भगा दे, x प्लस वाई बाय 3, ये ऐसे सेट हो गया। अब हमें इसके लॉगरिथम की वैल्यू चाहिए, अब वो दोनों साइड लॉग यूज कर, छोटी प्रॉपर्टी माइंड में खा जाना, लॉग एक्स प्लस वाई बाय 3 इक्वल, अब तुम जानते हो यार पावर पहले आ जाएंगी, मल्टीप्लाई वाले प्लस में ब्रेक हो जाएंगे और सबके साथ लॉग चला जाएगा, यानी ये हाफ लॉग एक्स प्लस हाफ लॉग वाई आ जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन मिलाओ, उसकी वैल्यू पूछी थी क्या आई, तो देखो ये बी पार्ट आ गई, हाफ लॉग, हाफ कॉमन ले लोगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, बी पार्ट। ये टाइप बड़ी पक्की सी है भैया, करो फटाफट से करो।
फोर्थ 2 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 पावर n वैल्यू पूछ रहा है। बस वो रूल ध्यान मत रखना जो आपने 1000 बारी सुन रखा होगा, प्लस माइनस नहीं होता, कॉमन लेना चाहिए। कॉमन 2n टाइम है, उससे एक कम बारी है, तो एक कम बारी तो दोनों में हुआ कॉमन। ये 2n टाइम में से एक कम बारी निकालोगे तो एक बारी बचेगा, यहाँ जितना है उतना ही कॉमन है तो 1 बचेगा, छोटी बात है। दिक्कत है पूछना जरूर। 2n टाइम्स कॉमन निकालोगे 2 1 टाइम बचेगा, माइनस 2n टाइम कॉमन है 1 बचेगा। ठीक है, थोड़ा थ्योरी सोच लेना ना। 2n में से एक कम बारी से एक ज्यादा बारी आपस में डिवाइड करोगे, एक ज्यादा बारी है, एक बारी बचेगा। ऊपर 2 + 1 3 है, नीचे 2 × 1, यानी आंसर है 3/2 बी पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ, ये भी काफी जब हम कर रहे थे चीजें एक्सपोनेंट में तो ये मूवमेंट बार बार क्वेश्चनों में यूज होता था, इसको पकड़ने की कोशिश करना। 1 मिनट। एक तो देखो ये क्वेश्चन दिखता है, आपकी जो भी प्रैक्टिस है आपको दिखता होगा यार बहुत सारी चीजें इक्वल है, के मेथड से हम बेस की वैल्यू निकाल लेंगे, पावर उधर जाके पलट जाएगी। लेकिन ना ये तो एक मोमेंट है, मैं मान रहा हूँ आप में से कईयों को दिखता है, लेकिन एक इससे अगला नहीं दिखता, उस वजह से आप तकलीफ में आते हो। वो क्या है कि ठीक है भाई तुमने 3 5 75 की वैल्यू ये शिफ्ट करके निकाल ली, अब तुम्हें कोई इक्वेशन मांग रहा है, तुम कहोगे कहां से लाओ। तो यार 3 5 और 75 का ना आपस में कोई रिलेशन बनाओगे। आप ऐसे सोचो, मैं लिख देता हूँ, आप लेकिन सोचना, आप अभी पेन मत चला लेना। सर 3 को लास्ट के इक्वल रखोगे, पावर पलट दोगे, के की पावर 1/x, 5 की वैल्यू के की पावर 1/y, 75 की वैल्यू के की। अब ये वो वाला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना भैया कि यहाँ एबीसी लिखा हो और कोई अदर एबीसी की कंडीशन है, उसमें आपने एबीसी डाल दिया, एक्स वाई जेड की इक्वेशन बन गई, जैसे अभी ऊपर करके आए जीपी वगैरह प्रूफ हो गया। और 3 5 75 से रिलेशन इक्वेशन बनानी, तुम्हें एक्स वाई जेड की इक्वेशन दी हुई है, तो भैया 3 5 75 के बीच में रिलेशन ढूंढो। सिर्फ 75 के ना हम फैक्टर बना सकते हैं, 25 3 जा, और 25 5 का स्क्वायर है और ये 3 है। तो देखो 3 5 75 के बीच के रिलेशन है, इन 3 5 75 में जो वैल्यू निकाली हुई है डाल दो, इन्हीं के बीच का रिलेशन है। आप भी समझ रहे हो, वैल्यू सारी के एक्स वाई जेड वाली डालोगे, बेस सेम है, छूट जाएंगे, एक्स वाई जेड की एक ट्रू इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है भैया, अब ध्यान देना जरा। तो 75 का वैल्यू आ गया के की पावर 1/z, ये के की पावर 1/y और होल पावर 2 है, और 3 का मतलब के की पावर 1/x। अब आप डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर जाओ। देखो के की पावर 2/y, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम तो पावर ऐड, यानी ये के की पावर 2/y प्लस 1/x, और इधर के की पावर 1/z ऐसे आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी ही, यानी 1/z इक्वल 2/y प्लस x, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है भैया, देखें कौन सी ठीक है। तो सी पार्ट आ गया ट्रू, है ना। सी पार्ट। नेक्स्ट, अब देखो ये 10th में कितनी बारी कराया गया होगा क्वेश्चन आपके टीचरों ने, है ना। 10th में एक्स्ट्रा में बहुत होता होगा, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन होता है और आज भी टेक्निकल है। एक सेकंड बस, आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। वैल्यू पूछ रहा है सर, देखो √6 प्लस √6 इनफाइनाइट बारी है, इसकी वैल्यू क्या पता, x मान लो। जहां रिपीट होनी शुरू होगी वहां से एक ब्रैकेट लगाना है, √6 प्लस, उसके बाद अब देखो रिपीट हो रही है, √6 प्लस √6 रिपीट होता जा रहा है, यहाँ से एंड तक ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट पढ़ना है आपको। सर ये तो वही है, √6 प्लस √6 इनफाइनाइट बारी, जो ओरिजिनल था, और ओरिजिनल का मतलब x था, यानी इस पूरे को हटा के x डालो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना पहले। अगला मोमेंट एक बेटर मोमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। आप एक बारी ये मैथमेटिकल सोचो, ये छोटा मोमेंट नहीं है भैया। एक रूट का रिजल्ट आपने खूब 11 12 में सुना होगा, नेगेटिव नहीं होता। एक रूट का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कई बार आपको क्या होता है, स्क्वायर उधर जाके रूट बना, बाहर प्लस माइनस आया, 2 आंसर, भूल जाओ, सिर्फ रूट का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होता है। तो आप एक रूट की वैल्यू निकाल रहे थे, आंसर सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो रिजेक्ट होगा, मतलब वो मार्क नहीं कर देना है। सर स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इज इक्वल है 6 + x, सर क्वाड्रेटिक है, नंबर लेफ्ट ले जाओ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, x माइनस 3x प्लस 2, आंसर आ गया आपके पास x का 3 और -2। ठीक है, तो आंसर तो 2 आ गए मेरे भाई तेरे, रूट का रिजल्ट नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन आ गई 3, सी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। ठीक है, गुड बाय, कल मिलेंगे बच्चों। अच्छा 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। अच्छा कल की क्लास में भी अगर मेरे को समय रहा, जो कि बहुत मुश्किल है, 1% ही चांस है, लेकिन मे भी हुआ
तो कल देखो हम 11 से 12 ले जाएं और 1 से 2 ले जाएं, तो 2 घंटे में काफी मतलब 2-2.5 पेपर और हो जाएगा, तो 4-5 पेपर हो जाएगा, अच्छा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है भैया, सर तो शायद ऐसा हो पाएगा, नहीं तो 1 से 2 तो पक्का होगा। अब आप बोलो। सर आज की क्लास आज अपलोड कर देना, वो थोड़ी बीच की रह गई थी, नेट प्रॉब्लम था। अच्छा ठीक है, कर दूंगा। ओके ओके भैया, गुड बाय।